एंड वेलकम टू चाय पे चर्चा कर देगा दिल को हल्का। मैं विनय दीक्षित सिद्धार्थ क्लब की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक कहानी से शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी अपनी गाड़ी से जा रहा था। सड़क किनारे एक गरीब आदमी को ठंड के मौसम में तड़पता हुआ देखकर वो गाड़ी से उतरता है, उससे बोलता है कि भाई तुम्हारे पास कोई कंबल या चादर है। वो मायूस आंखों से उसे देखता रहा कि नहीं मेरे पास कुछ नहीं है। वो उससे वादा करता कि मैं तुम्हारे लिए एक कंबल, एक अच्छी सी चादर ला के दूंगा ताकि आपको ठंड में ठंड ना लगे। ये बोलकर वो अपने घर जाता है। घर जाने के बाद अपने घर में व्यवस्थित चीज़ें ना देखकर थोड़ा परेशान होता है, सोचता कल देखेंगे। अपनी रजाई ओढ़कर चुपचाप सो जाता है। जब सुबह उठता है तब उसे याद आता है कि उसने एक आदमी को वादा किया था उसको कंबल देने का। वो सुबह उठ के कंबल लेकर उसके पास जाता है, लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँचता है उस आदमी की डेथ हो चुकी होती है। उसकी डेथ के बाद वो बहुत हैरान हुआ। इस कहानी से हमें दो चीज़ें सीखने को मिलती हैं। एक कि हमें किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उम्मीद जब टूटती है तो इंसान की सांसें भी टूट सकती है। दूसरा, हमें किसी को झूठा वादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि झूठे वादे से किसी की उम्मीदों पे पानी फिर जाता है। और इसी के साथ हम अपना शो शुरू करते हैं। आज इस शो में हमारे साथ जो हमारी मेहमान हैं उनके बारे में कुछ भी कहने से पहले मैं यही बोलूंगा कि आदमी अपने जीवन में बहुत सारे सपने देखता है, अपनी चीजों को पूरा करने के लिए बहुत सफलताओं असफलताओं से गुजरता है। ये लड़की ना सिर्फ उस दौर से मैं इनको जानता हूं जिस दौर में ये कुछ नहीं थी, और आज इस दौर में एक अच्छी एंकर है, एएम पोएट्री हाउस की मालकिन है और बहुत सारे शोज में आ चुकी हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम स्वागत करते हैं मिस अलीशा मिराज खान का। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में चाय पे चर्चा पे। आपके इस शो को शुरू करने से पहले हम आप ही की शेर से शुरू करते हैं कि लाल बाग की शॉपिंग हो या गिरिगंज की भीड़, V2 विशाल माल हो या यहाँ की हर चीज पे दिलहारा है, सुनो ये सीतापुर हमारा है। सीतापुर से आई हैं और उस छोटे से शहर से यहाँ तक पहुँचने का सफर जो होता है, मैं हमारी ऑडियंस भी जानना चाहेगी क्या आपके उस शहर से इस शहर में आना, यहाँ पे काम करना या इस शहर से बाकी शहरों में जाना, अपने काम को आगे बढ़ाना, अपने एंकरिंग के, अपने एएम पोएट्री हाउस को बढ़ाना, क्या चैलेंजेस रहे थे आपकी लाइफ में? बेसिकली अगर बात करें तो मुझे कभी लगा ही नहीं था कि सीतापुर से आगे भी ज़िंदगी जाने वाली है, क्योंकि जब मैं अपनी स्टडी के फेज़ में थी तो हमेशा से घर की मतलब इकलौती लड़की कही गई हूँ। मैं इकलौती हूँ लड़कियों में, तो पापा हमेशा से कहते थे नहीं मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा, मम्मी ओबियसली नहीं बाहर नहीं, साथ में रहते हैं। लेकिन ये था कभी मुझे किसी चीज़ के लिए रोका नहीं गया। तो जब मैं पहली बार आई थी ना यहाँ पे परफॉर्म करने, तो बस यही सोचा था कि बस जाएंगे और आ जाएंगे, क्योंकि मैंने उस टाइम जो स्ट्रगल करी है ना कि मतलब सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना, 4 बजे उठना, फिर घर से निकलना, लखनऊ आना, यहाँ पे शो होना सुबह 10 से लेके मोस्टली 5 बजे 6 बजे तक ख़त्म होना, फिर घर जाना। लेकिन उसमें भी एक बार भी क्वेश्चन नहीं आता था इतना देर क्यों हुआ, इतना कुछ। और इवन बहुत लोग ले के आते थे, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि बहुत सारी सिटीज़ में जाएंगे। बट अब जब जाने लगी हूँ तो हाँ ये थोड़ा सा चैलेंजिंग था, और उसके साथ साथ आप लोग इतना सपोर्ट करने वाले थे तो मुझे नहीं लगा कि मुझे कुछ भी दिक्कतें हुई हैं एक सिटी से दूसरी सिटी में अपना नाम या फिर कह सकते हैं लोगों को जानने में। ऑलराइट। तो अलीशा जी, मैंने जब भी आपको स्टेज शो पे देखा, एक फुल ऑन एनर्जी का देखा है कि आप ऑडियंस से सबसे बात करने की कोशिश करते हो। एंकरिंग में भी आपकी जितनी भी एंकरिंग मैंने देखी है, आप चल चल के लोगों के पास जाते हो। तो ये एनर्जी लेवल जो आपके पास आज की डेट में है, क्या ये आपके साथ हमेशा से था या कभी स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ में कुछ आपको ऐसे पल रहे हैं जब आपको लगा कि नहीं, कई जगह नहीं बोल पाते हैं तो बोलना चाहिए था? बिल्कुल, ये लाइफ मेरी जो है 10th के बाद ही चेंज हुई है। 10th से पहले अगर आप लोग देखेंगे तो मैं बहुत शांत रहने वाली लड़की, या अपनी बातें किसी से नहीं कहने वाली। घर में हमेशा से तेज रही हूँ। घर वाले फिर अपोज कर देंगे, कमेंट कर देंगे ये झूठ बोल रही है। हाँ, तो मैं जब स्कूल में रहती थी तो स्कूल में मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था कि मतलब मैंने बोला ना कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें लेके चलते थे, तो उस टाइम पे भी मैं टीचर्स की फेवरेट नहीं हुआ करती थी। कोई भी देख के कभी भी यार मोटी है और इनसे बात नहीं करनी है, काली है मुझसे बात नहीं करनी। बट एक टाइम ऐसा आया, मैं ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि उस टाइम पे मुझे मेरे स्कूल वाले जो सर थे उनसे भी बुरा लगा कि इन्होंने मेरी बात नहीं मानी।
पापा के लिए भी बुरा लगा कि भाई इन्होंने मेरे से क्यों नहीं पूछा, इन्होंने डायरेक्ट टीचर से बात क्यों करी। तो एक ऐसा फेज था, मतलब नॉर्मल क्लासेस चल रहे थे हमारे, एक लड़की थी, मुझे नहीं याद है उसका नाम क्या था, और वो चीज़ मैंने नहीं करी थी। एक लड़की ने चिट पे लिख के लिखा था कि ये और ये लड़का आपस में मतलब ये कपल है, एक लड़की का नाम था एक लड़के का नाम था, और उसने वो लिख के उस लड़के के बैग में डाला। अब उस लड़के के जस्ट पड़ोस में मैं बैठी थी, उसे ये लगा कि ये काम मैंने किया है, ठीक है। अब वो उस टाइम पे ऐसा था, हम लोगों को ऐसी एजुकेशन नहीं दी गई थी कि ये नॉर्मल थिंग है, हमारे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ हो गई थी। मैंने इसको कपल बोला, अब वो कह रहा है कि तुमने बोला, मैंने बोला भी मैंने नहीं बोला, तो उसने बोला नहीं मैं शिकायत करूंगा तुम्हारी। अब ये डर गई कि मैं मेरे घर तक ये बात जाएगी तो उन्हें पता चलेगा मैंने कपल बोला है, और ये हुआ कि टीचर से जाएगी तो कहा जाएगा ये ऐसी बदतमीजी करी थी। इवन उस लड़के ने वो चीज़ टीचर को दिखाई उस टाइम पे, आई थिंक शायद मैम थी, कोई नाम नहीं याद आ रहा मुझे कौन थी, उन्होंने देखा और उन्होंने कहा अरे ठीक है नॉर्मल चीज़ है, उन्होंने हटा दिया। तो मुझे लगा चलो नॉर्मल था, लेकिन उस लड़के ने मेरे साथ, मतलब मैं स्कूल से निकली, मुझे रास्ते में पकड़ा और बोला अब तो तुम जो मैं कहूँगा तुम्हें करना पड़ेगा, वरना ये मैं तुम्हारे पापा को बताऊंगा। एंड आई वॉज लाइक कि नहीं, पापा को तो नहीं पता चलना चाहिए। अब मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ मैंने उस टाइम ये क्यों किया, क्योंकि मैंने वो सीरियसली मैं वहां पे गलत नहीं थी, मैंने कुछ नहीं किया, तो लेकिन फिर भी मैंने उसका बहुत काम किया, ये कॉपी लिखनी है, ये करना है। इवन एक दिन मैं टूट गई कि उसने मेरे पेट पे ऐसे मुक्का मारा, और आई वॉज लाइक कि नहीं, और तब भी मैं सह रही हूँ, मुझे ये नहीं पता है कि वो मैं सह रही हूँ, लिटरली मैंने ये सहा है। और उस लड़के का नाम और एक मतलब चेहरा अभी तक मेरे सामने आता है, और अब तो वो कांटेक्ट में भी, मतलब इवन वो कहता है तुम अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन उस टाइम पे उसने मेरे साथ ऐसा किया। और फिर एट द एंड जब मैंने उससे बोला ये नहीं सह पाऊंगी, तो उसने बोला मैं पापा को बता दूंगा। मैंने कहा बता दे। अब मेरी हिम्मत नहीं हुई पापा को ये चीज़ बोलने की, लेकिन उसने मेरे पापा से शिकायत करी कि ये लड़की लड़कों को आजकल बहुत लाइन देती है, या ये उसने ये नहीं बताया कि मैंने वो चिट लिखी थी। पापा को स्कूल के नीचे ही बोला, पापा उस दिन मेरे से बोले कि कुछ ऐसा है, मैंने कहा नहीं। नेक्स्ट डे पापा, मतलब मेरे राजा लैम्बर्ट सर हैं, ग्रेस मॉडर्न स्कूल से पढ़ी हुई, उनको जाके पूछा कि मेरी लड़की ने ऐसा ऐसा किया है क्या, उन्होंने ये पूछा था किया है क्या, तो सर ने कहा नहीं मैं देख लूंगा, जो होगा मैं बात करता हूँ। उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मेरे को डायरेक्टली आते एक थप्पड़ लगा दिया, तो मैं ऐसे करती हो। एंड आई वॉज लाइक कि मैंने किया क्या है, मुझे जानना है। तो मैंने उनको बताया कि मैंने नहीं, इस लड़की ने किया है और ऐसा ऐसा हुआ था। तो उन्होंने कहा ठीक है कल उस लड़की को लेके आना। अब वो लड़की भाई वो मेरे से कह रही नहीं 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 मेरे को सामने मत लाना मेरे को। अब मैं ये सोचूं मैं इतना मतलब सह चुकी हूँ, अभी मैटर खत्म हो गया तो मैं उस लड़की को क्यों सामने लाऊं, तो मैं उसको सामने नहीं लाई। लेकिन ये बैड मेमोरी मेरी इतनी हर्ट करती है कि मेरा स्कूल लाइफ उसकी वजह से मुझे बहुत बुरी लगी है। मुझे कभी भी वो स्कूल लाइफ पसंद ही नहीं आई है। इवन मैं कहूँगी जबकि वो स्कूल बहुत अच्छा था, ग्रेस मॉडर्न लिटरली बहुत बेस्ट स्कूल्स में है, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है। लेकिन मेरे पापा को भी शायद अभी तक मैंने शेयर नहीं किया कि मुझे बुरा लगा कि उन्होंने टीचर से क्यों पूछा, और उन टीचर का भी बुरा लगा, वो भी इवन मेरे कॉन्टैक्ट में है, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा, वो था बुरा लगने वाला। मैं आपके लिए भी और बल्कि जितनी भी लड़के लड़कियां हों स्कूलों कॉलेजेस में पढ़ रही हैं, मेरा एक ही कहना है आप लोगों से कि भाई अगर लाइफ में कोई ऐसी समस्या आती है सबसे पहले अपने पेरेंट्स के पास जाएं, उनको बताएं कि आपके साथ क्या हुआ, क्योंकि दुनिया में अगर आपकी कोई मदद कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ वो आपके माता पिता हैं। अपनी कोई भी बात उनसे ना छुपाए। थोड़ा सा होता है डर कि कल को क्या बोलेंगे या हमारा नज़रिया क्या होगा, उनका नज़रिया क्या होगा। तो अभी आपने जैसे कॉम्प्लीमेंट की बात की, उसमें आपने बीच में मोटापे का सवाल उठा दिया कि मोटापा, हालांकि आप माशाल्लाह बहुत खूबसूरत दिखती हैं, कहीं से आपको मोटापा नहीं है। अब बताइए अगर कुछ सुपर पावर आपको मिले जो किसी यूज की ना हो, तो आप उसे कैसे इस्तेमाल करेंगे? लाइक सुपर पावर मिले और यूज की ना, सुपर पावर आपको मिले पर किसी यूज की ना हो, सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं, तो आप उसको किस वो चीज़ पता पे इस्तेमाल है करेंगे? ये मतलब मेरे माइंड में अक्सर चलता रहता है। मैं अपने लिए वो पावर नहीं यूज करूंगी। अगर हम बात करें एक जो यंग एज में बच्चे होते हैं ना, जो आगे अपनी एज मतलब बढ़ रही है, टाइम के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो एक सबसे ज्यादा जो डर होता है उनको ये होता है कि मम्मी पापा की भी एज बढ़ रही है। तो अगर मुझे वो पावर मिलेगा ना तो मैं वो कर दूंगी कि भाई मतलब मुझे उनको नहीं देखना है अपनी आंखों के सामने, लाइक पापा के पैरों में दर्द, मम्मी की डायबिटीज, तो वो सारी चीजें मुझे नहीं देखनी है। तो उस पावर से मैं वो करूंगी। उम्र में इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को समझा। एएम पोएट्री हाउस की रील्स बहुत वायरल होती हैं, आप सब लोग यूट्यूब पे या एएम के चैनल पे जाके देख सकते हैं। इनकी एक बहुत ही फेमस रील थी अभी कुछ समय पे, जो कि इन्होंने लखनऊ पे सुनाई थी। मैं चाहूँगा कि अलीशा जी खुद इस शेर को हम लोग के साथ शेयर करें।
और मैं अभी भी बताना चाहूंगी, रिसेंटली वो फिर से ट्रेंडिंग में आ गई है, उसकी और वॉइस पे फिर इस से रील्स बन रही पॉडकास्ट है। के बाद इसमें भी ट्रेंडिंग होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल, इंशाल्लाह आप लोग कर सकते हैं, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। खैर वो कुछ ऐसे थी कि अमीनाबाद की शॉपिंग हो या कैसरबाग की भीड़, लुलु फिनिक्स मॉल हो या रोड की कोई भी चीज, यहाँ की हर चीज पे तो दिल हारा है। सुनो, हमारा लखनऊ बहुत प्यारा है। क्या बात है। अपने इस जीवन में अभी तक जो आपका सफर रहा है, कोई ऐसी विफलता हुई है या किसी एक चीज में आपको लगा कि नहीं मैं करना चाहती थी पर मैं कर नहीं पाई? मुझे ऐसा तो नहीं लगता हालांकि कि सपनों की सारी उड़ान इन्होंने भरी है अपने जीवन में, छोटे से अभी तक जो भी सफर इनका है, आने वाले भविष्य में इनका जो सफर होगा, अपनी जिम्मेदारियों को समझा, पर फिर भी कोई तो होगा, कुछ तो चाहत होगी आपके करने की जो आप नहीं कर पा रहे हो, अभी तक करना चाहते हो, शायद भविष्य में करो। मुझे तो अभी ऐसा कुछ नहीं लगता कि मेरे पास ऐसा है जो मैं नहीं कर पाई हूँ। बस वो यही है कि मैं जो ड्रीम्स देख रही हूँ अपनी फैमिली को लेके, वो एक टाइम आएगा तभी पूरे हो सकते हैं, और वो मैं अभी तक नहीं बताऊंगी। जब वो हो जाएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी। तो पिछले साल की तुलना में आप आने वाले साल को कैसा मानते हैं? कि आपको क्या लगता है आने वाले साल में आपको क्या करना चाहिए, क्या करने वाले हो? आने वाले साल में मैं अपने घर वालों से कहूँगी शादी पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, और इसी के साथ मैं अपने भाइयों को बोलूँगी ये बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है मैंने कितने इवेंट्स किए हैं, कौन से इवेंट में कितना पैसा आ रहा है। थर्ड चीज़, मैं अपने पापा से कहूँगी कि उनसे कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एक मेरे पापा है ना कि वो था कि जब मैं एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाऊंगी तो मुझे कुछ लेके देंगे। तो अभी भी यही चलता रहता है कि मैं अब ये वो स्टेज आ गया है जब मैं ये नहीं कह सकती मैं एग्ज़ाम में अब इतने अच्छे मार्क्स लाऊंगी तो आप मेरे को वो लेके दो। तो ऐसा बदल देता है, आप खुद ही ले लोगे अब उस चीज को। तो लेकिन फिर भी वो चीज़ नहीं आएगी ना, वो पापा वाला पैसा पापा वाला ही होता है। तो अभी कुछ रिसेंटली आपने अपने घर वालों के लिए, जैसे जब से आपने कमाना शुरू किया, अपने जीवन में अपने पैरों पे खड़ा होना शुरू किया, तो आपने अपने जो पैसों को किन किन चीजों में लगाने की सोचा है अभी तक? अभी तक तो मुझे ऐसा लगता है पैसा जैसे ही आता है वो और वैसे ही पैसे चला कमा जाता रही है। हैं, पोएट्री हाउस से कमा रही है। हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा मतलब ये मैं जरूर मेंशन करूंगी, अभी आपने बोला ना एम पोइट्री हाउस से कमा रही हूँ, तो मैं एम पोइट्री हाउस से पैसा नहीं कमा रही हूँ, क्योंकि आप दिक्कत एम पोएट्री हाउस या किसी भी चीज में पैसा नहीं कमा रहे हैं, ये तो हम आपको सिर्फ ऐसे ही बोल रहे थे। मुझे मालूम नहीं, है मैं कि ये आपने मेंशन करना व्यवहार चाहूँ। कमाया है हाँ, आप लोग से। अभी मैं इस पॉडकास्ट से पहले मैं आपको बताऊं, मैं पीछे अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, एक बच्ची का फोन आता है, बहुत देर तक इनसे बात कर रही, सिर्फ इनकी आवाज सुनने के लिए, इनकी शायरी सुनने के लिए, वो इतने दीवानों की तरह बात कर रही है। इस चीज के लिए ऐसे फैन मिलना, आप कोई शेर उनके लिए अगर उन्हीं के लिए डेडिकेट करना चाहें, या आप अपने किसी खास के लिए कोई शेर बताना चाहें? ऐसे तो नहीं बताना चाहूंगी, लेकिन अक्सर लोग होते हैं ना टूट जाते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं अब आगे नहीं बढ़ना है। तो मैंने ये लिखा था कि पता नहीं था इतना मुश्किल सवाल पूछेगा, देखे मुझको देखा मेरा ही हाल पूछेगा, और मैं क्या थी उसकी ज़िंदगी में मुझे नहीं बताना, मेरी अहमियत खुद उसका अगला साल पूछेगा। तो ऐसे बनो कि अगले साल में आपकी खुद वैल्यू डबल हो जाए। तो बस उसी चीज़ को लेके काम करते हैं अब आगे। हम आपके लिए कुछ रैंडमली क्वेश्चन लाए हैं, थोड़े से ये puzzle मुझे type लगा के था, हैं, ये मुझे हमारे लगा था podcast में आएगा। हमेशा ही रहते हैं कि आप बताइए, आप खाली पेट कितने केले खा सकते हैं? खाली पेट रहेंगे तो खाएंगे कैसे? फिर भी खाली पेट है, कितने केले खा लेंगे? 2-3। खाली पेट एक ही खा सकते हैं, क्योंकि एक खाने के बाद पेट भर जाता है, फिर वो पेट खाली नहीं रहता। ऐसी कौन सी चीज है जो कितनी भी चले कभी थकती नहीं? ऐसी कौन सी ये चीज़ है? मैं भाई, ये specially girls को एंकर्स dedicate करता के हूँ। ये प्रोफेशन के साथ जबान। सबको मालूम है, लड़कियों की जबान सबसे ज्यादा चलती है, तो इन्होंने खुद ही बता दिया। इसके लिए आपको मिलेंगे। गाय दूध देती है, मुर्गी अंडा। मुर्गे, तो बताओ, हाँ, मुर्गा। मुर्गी नहीं, मुर्गी या अंडा देगी? मुर्गा कहाँ से अंडा देगी? मुर्गे, ओके। गाय दूध देती है, मुर्गी अंडा देती है। हाँ। तो बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो दोनों देती है? दुकान वाला। क्या बात, जोरदार तालियां है। बहुत अच्छा। क्रिकेट हाँ। के एक स्थान को 2 लड़कियों के नाम से पुकारा जाता है। क्रिकेट खेलते वक्त जो क्रिकेट का स्टेडियम होता है, उसका कोई एक एरिया होता है जिसको 2 लड़कियों के नाम से पुकारा जाता है। एक तो पहली बात क्रिकेट, वो भी लड़की से पूछ रहे हैं। हाँ। सीमा और रेखा। सीमा रेखा। अमिताभ बच्चन जी और प्राण जी एक बार बस स्टॉप पे खड़े हुए थे, बस आई, बस रुकी, प्राण जी चढ़ गए पर बच्चन जी नहीं चढ़े। बताइए क्यों? बस आई, बस रुकी, प्राण जी चढ़ गए,
बच्चन जी पर नहीं बच्चन जी चढ़े। नहीं चढ़े, जाना बस दोनों को की था। दरवाजा छोटा होगा। जी नहीं, हाँ, आप गैस करिए। बस पे लिखा आई एम था, सो बैड इन दिस। बस पे लिखा था कि रघुकुल की रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन ना जाए। एएम पोएट्री हाउस की संस्थापिका, एक बहुत ही खूबसूरत एंकर, सीतापुर से लखनऊ आई। लखनऊ में इन्होंने, लखनऊ उत्तर प्रदेश, दूरदर्शन में आपको एक शो मिला था वंस मोर के नाम से। उस शो को आपने कैसे होस्ट किया, उसके बारे में कुछ बताइए, वो कैसे मिला आपको? बेसिकली अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे मन में इसको लेके बहुत बार बहुत सारी चीज़ें हैं। अक्सर लोग होता है ना, कहते हैं कि अगर ये लड़की आगे बढ़ रही है तो इनके पक्का रिलेशंस कुछ अलग तरीके से जोड़ देते हैं लोग किसी लोगों के साथ। तो जब मैंने ये शो किया था, खैर मेरा डायरेक्ट कोई कांटेक्ट था नहीं उत्तर प्रदेश वाले शो से, लेकिन मेरे पास खुद कहीं से आया था, और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट बहुत लोग समझ जाएंगे, और सर आप तो समझ ही जाएंगे। तो उन्होंने मुझे खुद अप्रोच किया था कि नहीं आप जा सकते हो, और ऐसा कहीं से सोर्स नहीं लगाया गया था कि नहीं मुझे इसमें जाना है, बट ये उधर से डायरेक्ट आया था। क्योंकि मुझे जब वो लखनऊ वाली पोइट्री वायरल हुई थी, या उसके बाद बहुत सारी चीज़ें थी, तो यहाँ के बहुत सारे बच्चे जा रहे थे, तो सर ने, मैं बोलूँगी हमारी फील्ड के ही एक है टीचर, मैं गुरु कह सकती हूँ, तो उन्होंने ही मेरा नाम वहाँ पे सजेस्ट किया था। वहाँ से डायरेक्ट कॉल आया था कि आपका कल शो है तो मुझे जाना है उसके लिए, तो उसमें भी मैंने कुछ नहीं किया है। मेरे को याद है एक बार आपने एक शो, किसी और प्रोडक्शन हाउस के साथ आपने एक शो भी अपना किया था, जिनसे बाद में आपकी बात आगे नहीं बढ़ पाई। तो वो क्या हुआ था उस शो में? मुझे भी आपका इनविटेशन मिला था उस शो के लिए, काफ़ी अच्छा शो था, पूरी फैमिली भी आई थी, आप लोगों ने कोई बुक किया हुआ था हॉल वहाँ पे। तो उस संस्था के साथ आप आगे क्यों नहीं बढ़े? ये पूरा का पूरा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। खैर एक्चुअली अगर मैंने वैसे बोला कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है कि मैं उनकी, मतलब जो भी उनकी चीज़ें हैं ना, मापदंड हैं, बहुत सारी जो उनके रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठती हूँ उनकी। एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ तो मैं बहर में नहीं लिखती हूँ और बहुत अच्छा नहीं लिखती हूँ, तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे, मैं फिर भी उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी। तो उन्होंने एक्चुअली वहाँ पे क्या हुआ था ना, मेरी सबसे बड़ी दिक्कत है दैट इज़ कि मैं एएम पोइट्री हाउस के हर बच्चे को अपना बच्चा मानती हूँ। मेरे मुंह से निकला ही नहीं कि कंटेस्टेंट, और उस इवेंट में लास्ट जब हमारा एंड हुआ था इवेंट का, इवेंट अच्छा गया था, लेकिन एंड में वही हुआ कि उन्होंने मेरे बच्चों को लेके कुछ कह दिया कि ये डिजर्व नहीं करते यहाँ पे पढ़ना, या ये डिजर्व नहीं करते, ये अच्छा नहीं लिखते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लिख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, बच्चा कर रहा है, तो आप उसको मत बोलो। और उन्होंने बच्चे को बोला था, उसको लेके मेरी उनसे काफी बातचीत हो गई कि मुझे नहीं लगा कि अगर कोई इंसान वैल्यू नहीं कर रहा है तो हम उसके साथ नेक्स्ट इवेंट क्यों करेंगे। आपको क्या लगता है कि आपकी जीवन की सबसे बड़ी, आपके सफर की सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है? यही कि लोगों को समझाना कि एक ओपन माइक, एक ओपन स्टेज है सबके लिए। उनको ये लगता है, अभी भी बहुत लोगों को लगता है कि मैं जो प्रमोट कर रही हूँ ना लोगों के टैलेंट को, कहीं ना कहीं गलत है शायरों की फील्ड में, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं ऐसा सोचती हूँ। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर मैं सोचती होती, मैंने भी ओपन माइक पढ़े हैं, आपके सामने से स्टार्ट किया है, और मैं कल ही मुशायरा पढ़ के आ रही हूँ शबीना अदीब जी के साथ दोबारा। तो अगर मैं वो सोचती होती, हाँ अगर मैं वो सोचती तो वो नहीं होता है। इस चीज के लिए ये अकेले सारे शो को होस्ट करती हैं, और बनारस में बहुत प्यारा शो भी करके आई हैं, बहुत यूट्यूब पे भी अच्छा खासा वायरल है। हम ये जानना चाहते हैं कि इस सफ़र में आपके जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कौन रहा? आपके माता पिता, भाई बहन, चाचा, इन सबको अगर हम छोड़ दें, तो इस सफ़र में आपके जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली, जिसको आप बोलते हैं कि नहीं हमने इनसे सीखा है? अगर मैं सीखने की बात करूँ तो सीखा नहीं कहूँगी, लेकिन आपको जब बहुत सारी चीज़ों से में डील कर रहे होते हो ना, जैसे हमें यहाँ आना होता था, सुबह जल्दी उठना होता था, घर वाले भी थोड़ा सा ऐसे थे कि अकेले मत जाओ, ठीक नहीं है। तो मेरा एक फ्रेंड है, और कह सकते हैं आप एएम पोइट्री हाउस का को फाउंडर है मोहित राठौर। मैं बहुत बात नहीं करती हूँ, बहुत उसके बारे में नहीं बताती हूँ, लेकिन हाँ वो एक बंदा है जिसने मुझे लगता है एएम पोइट्री हाउस बनाने में हेल्प करी है, मुझे मेरा नाम बनाने में हेल्प करी है कि अगर मैं कह दूँ मुझे ये चाहिए तो वो वैसा ही आता है, उसमें थोड़ा सा भी चेंजेस नहीं होते हैं। तो प्रभावशाली इफेक्ट अगर किसी, इवन अगर मैं कुछ लिख रही हूँ, मैं उससे सुना रही हूँ कि ये ऐसा लिखा है, अच्छा है, अगर मैंने बहुत अच्छा लिखा है उसे मजा है, अरे भाई क्या लिखा है, लेकिन अगर उसको ठीक लगा, अच्छा है, ये नहीं बोलेगा बुरा है, लेकिन वो अच्छा है, तो इट मीन्स वो अच्छा नहीं है। वैसे तो बहुत प्रभाव पड़ा है। जो भी मेरे पॉडकास्ट में मेरे गेस्ट आए वो हमेशा किसी स्पेशल आदमी के बारे में पूछे तो मेरा नाम प्लीज जरूर बोले, ठीक है? चलो मैं आपका नाम ना पहले बोली स्पेशल, यार भाभी बुरा मान जाएंगी।
नहीं कोई बात नहीं है, वो बाद में समझ लेंगे उस चीज को। आपकी लाइफ में आज तक कुछ सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट आपको मिला है, इसके अलावा किसी ने कहा हो कि आप बहुत खूबसूरत है, जो कि मैं आपको बोल रहा हूँ, पर किसी ने आपको कोई बहुत खूबसूरत कॉम्प्लीमेंट दिया जो कि आपको लगा कि आपके इतने साल के सफर और करियर में ये चीज होना बहुत जरूरी थी? एक्चुअली अगर आप मेरी एक पोइट्री या स्टोरी टेलिंग उठा के देखेंगे, मैंने बहुत बात करी है कि ब्लैक कलर जो होता है, मतलब स्किन टोन अगर डार्क है, या फिर बेसिकली आपके जो ऑब्वियसली मोटी हूँ थोड़ी सी, तो पहले ऐसा होता था ना कि सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट मुझे जो लगा है कि पहले ये होता था कि लड़की मोटी है, लड़की काली है, शादी कैसे होगी। अब मैं अगर घर जाती हूँ ना, तो जो रिश्ते आते हैं कुछ सो कॉल्ड लोगों के, तो वो ये आते हैं ना, लड़की बहुत अच्छी लग रही है, बट मुझे पता है लड़की अभी भी उनको शायद नहीं अच्छी लगी हो, लेकिन उनको कहना पड़ रहा है कि लड़की अच्छी लग रही है, तो वो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए। तो अलीशा, जैसे कि मैं आपको इतने सालों से जानता हूँ, आप फर्मा में थे पहले, यस। और काफी टाइम आप उसमें रहे, फिर उसके बाद आप अपनी फील्ड को बदल के इधर, तो ये कैसे आपको एकदम से चेंज करने का आपके दिमाग मैं में ये कैसे कहना आया? चाहूंगी, मैं अभी भी एज मतलब टीचिंग कर रही हूँ, और साथ में क्योंकि मेरे घर वालों का हमेशा से कहना है कि आप अपने पैशन के साथ जो कर रहे हो, लेकिन आपका एक थोड़ा सा सिक्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि हम जो वर्क मैं कर रही हूँ एज चाहे एंकर हो या फिर आप ओपन माइक की बात कर लीजिए, ये हमारी एज के साथ इफेक्ट पड़ेगा इन कामों पे, तो ऐसा सिक्योरिटी चाहिए हमारी फैमिली वालों को कि मैं कुछ कर सकूं। तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं और पीएचडी के लिए भी अभी देखते हैं कब कर रही हूं। आपके इस एंकरिंग से या एम पोएट्री हाउस के बनने के बाद से क्या घर वालों की तरफ से कभी किसी का नहीं हुआ कि नहीं आपको ये नहीं करना चाहिए, सिर्फ आप जो फर्मा कर रही हैं उसी में चलिए आगे? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं ये कहना चाहूँगी कि सच में मुझे ऐसा लगता था, जब मैं पहली बार पोइट्री शायद पढ़ने के लिए मैंने सोचा था पापा से कैसे परमिशन लूँगी, बट लेकिन जब मैंने उनको सुनाया तो देवर लाइक कि तुम्हें करना चाहिए, बहुत अच्छा कर रहे हो। और इवन अभी भी अगर कभी भी इवेंट होता है और पापा ये नहीं कहते हैं कि तुम ना करो, ये कहते हैं अगर किसी मतलब चीज़ की ज़रूरत है या पैसे की ज़रूरत हो, तुम्हारे इवेंट में चाहिए हो तो मुझसे ले लेना। इवन मेरी फैमिली में फुप्पा हैं, फुप्पी हैं, मतलब जब भी आपको पता है एनिवर्सरी इवेंट होता है बहुत बड़ा करते हैं, तो उसमें भी अभी भी उन सबका आता है, जहाँ पे भी ज़रूरत हो तो आप घर से ले सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट है इस चीज़ के लिए, तो घर से बहुत मैं इस सपोर्ट है। बात पे कहूँगा कि इनके माता पिता जी ने हमेशा इनका साथ दिया है, हर स्टेज पे ये बुलाती भी हैं उनको। आज के दौर में हम जहाँ तक ये देख रहे हैं, कभी संभल में हिंसा हो रही है, कभी हिंदू मुसलमानों को लड़ाया जा रहा है पॉलिटिक्स के नाम पे, कभी किसी चीज़ के नाम पे। तो एक आपने बहुत अच्छी शायरी लिखी थी इस हिंदू मुसलमान के ऊपर। हम चाहते हैं कि एक बार हमारी ऑडियंस को समझाएं, और जो इन चीज़ों में पड़े हैं प्लीज़ उनसे बाहर निकले। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हम लोग अगर देखें अपनी लाइफ में नहीं है अभी, जो सिर्फ न्यूज़ चैनल्स पर देख रहे हैं, बड़ी बड़ी जगहों पर हो रहा है, बट नॉर्मली हम जहाँ रह रहे हैं लाइक लखनऊ हो या सीतापुर हो, या हम अपनी नॉर्मल पर्सनल लाइफ में ये सारी चीज़ें अभी नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम किसी ऐसे के दोस्त नहीं हैं जो रिलीजन में अलग अलग, बिल्कुल वो उनके ऊपर डिपेंड करती है। करेंगे क्योंकि आस्था अपनी जगह बहुत बिल्कुल बड़ी होती बिल्कुल है। बिल्कुल। जहाँ तक कि हमारी आस्थाओं के हिसाब से अगर बोला जाए तो संभल जैसी जगह पे आने वाले भविष्य में कालकी जी का रूप आएंगे, ये हमारी आस्था है, ये हमारा मानना है। तो जो मुस्लिम्स हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, उन दोनों की अपनी एक आस्था है, हमें उन एक दूसरे की आस्था को बनाए रखना चाहिए। वो शेर सुनना चाहेंगे वो आपको, वो हिंदू मुसलमान के ऊपर बहुत हिंदू धर्म से नफरत ये कुरान नहीं है, हिंदू धर्म से नफरत ये कुरान नहीं है, भारत की मस्जिदें तोड़ो कहता ये राम नहीं है, और समझ नहीं आती धर्म की बातें मुझे, मेरा दोस्त दोस्त है हिंदू मुसलमान नहीं है। तो कुछ ऐसे ही लिखा था। खूबसूरत, जितना खूबसूरत आप हैं उतना ही खूबसूरत आप लिखती भी हैं। शुक्रिया। तो इस सफर में आपने कॉलेज लाइफ भी बिताई, आज आप खूबसूरत बड़ी हैं, आप अच्छे एंकर हो, तो किसी ने आपको कभी स्टेज पे या कभी प्रपोज किया हो, या कभी कोई ऐसा मिला हो जो आपको लगे कि नहीं हाँ ये बंदा ठीक है, अगर मैं प्रपोज, अरे बाप रे ऐसा कुछ अभी नहीं हुआ, लेकिन प्रपोज की बात करें तो हर दूसरे दिन मुझे लगता है इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे ऐसा चीज़ें आती हैं। इवन मेरे भाइयों ने कभी देख लिया, कभी फ्रेंड्स ने देख लिया, अच्छा आजकल ये वाला तो ये वाला, तो कभी कभी मैं खुद भी दिखा देती हूँ कि देखो तुम लोग वैल्यू नहीं करते हो, लोग वैल्यू करते हैं। लेकिन हाँ, क्रश या पसंद आना तो मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने घर वालों से यही कहती हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी, कुछ चीज़ें रही होंगी। शादी के चक्कर में पड़ो, अभी शांत रहो। फिलहाल शादी नहीं कर रही हैं, पर कोई एक ऐसा खास इंसान जिसके बारे में आप कहो कि उन्होंने
अच्छा किया आपके लिए, हमेशा सोचा, हमेशा पॉजिटिविटी रही है उनके मन में? पॉजिटिविटी मुझे लगता है मेरे सारे फ्रेंड्स के थ्रू रही है कि मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ कि मेरे को बाउंडेशंस मतलब कुल लगानी मिला पड़ी के हो। इस पॉडकास्ट में ये उनका नाम नहीं नहीं लेंगे बिल्कुल। मेरे घर वाले देख रहे हैं तो घर वालों से बड़े मैं कह रही हूँ बुजुर्गों ने शादी नहीं कहा करनी कि है। उनका नाम नहीं लेना चाहिए, नाम नहीं लेना। ओके। तो हम ये भी जानना चाहते हैं, इतने सालों में आपने कॉलेज लाइफ खत्म करने के बाद एंकरिंग में आए, एंकरिंग में आने का एकदम से सफर कैसे? क्योंकि जहाँ तक मैं आपको जानता था, अपने स्टेज शो को होस्ट करते हो, आज की डेट में आप प्रोफेशनल एंकरिंग कर रहे हो शादियों में, स्टेज शो में। अभी योगी जी के साथ और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, बहुत सारे लोग आए हुए थे, आप वो शो उनका पूरा स्टेज होस्ट कर रहे थे। तो इस लाइन में जाने का आपका कैसे हुआ? एक्चुअली मैंने कभी सोचा नहीं था मुझे इस लाइन में जाना है, लेकिन मैं आपको सच बताऊं तो मैंने इस लाइन में आने से बहुत टाइम पहले ही, लाइक मैं 10th या 11th में थी, मैंने एक मतलब मेरे को स्कूल एंकरिंग हमेशा से करी है मैंने। तो एक लोगों का फ़ोन आया, उनका कांटेक्ट मेरे थ्रू ही गया था, तो उनका फ़ोन आया कि आप एंकरिंग करते हो। मैं आई वाज लाइक यस यस, मैं प्रोफेशनल एंकर हूँ। और उस टाइम पे मैंने एक भी शो नहीं किया था, मुझे पता है आज वो देख रहे होंगे। खैर, तो उनसे मैंने बोला हाँ मैं प्रोफेशनली एंकरिंग करती हूँ, मुझे अंदर से था कि मैं कर लूँगी। और उन्होंने मुझसे बजट पूछा। दैट टाइम मुझे नहीं पता था कि एंकरिंग में इतना पैसा मिलता है। मैंने उनसे ये मैंने बोला आपका बजट क्या है? उन्होंने कहा देखिए मैं 2.5-3 से ज़्यादा नहीं दे सकता। मुझे लगा 100, फिर बाद में पता चला वो 1000 थे। मुझे उस टाइम लिटरली मुझे नहीं पता था कि इस फील्ड में इतना पैसा है। तो मैंने उनसे ये बोला, जब मुझे उन्होंने बोल दिया 3000 तक बजट है, तब मैं कह रही हूँ देखिए 3 से नीचे तो मैं वैसे भी नहीं करती हूँ। ये इन्होंने मैंने बहुत उन अच्छा आज मैसेज ये किया। देखा होगा, आज ये देख रहे होंगे, वो अभी भी हैं मेरे साथ कनेक्टेड हैं। तो मैं उनका जो फर्स्ट शो होस्ट करने के लिए गई थी वो भी सिधौली के पास था, कमलापुर में। दैट टाइम वो कार मुझे आई, पिक करी और फिर मैं वहाँ पे गई, लोगों ने मुझे नाम वगैरह लिखवाए और मैंने वो अच्छे से होस्ट किया। एंड इवन जब मैं स्टेज से उतरी तो एक लोग थे, उन्होंने कहा मैं भी एंकर हूँ और मुझे लगता है तुम एक बहुत अच्छी एंकर बनोगी। दैट टाइम वो मेरे माइंड में क्लिक किया कि मैं ये कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को ये नहीं था कि करना ही है। फिर एम पोइट्री हाउस के इवेंट्स होते रहे और अतुल कृष्ण पांडे वो इवेंट कंपनीज हैं, तो उन्होंने बोला तुम भी एंकरिंग कर सकती हो। तो उसने मेरी फेक वीडियोस भी, ये सारी प्रोफेशनल चला जाएगा, खैर फेक वीडियोस इन द सेंस कि जैसे कोई इवेंट हुआ तो आओ तुम यहाँ पे एंकरिंग कर लो, भले तुम एंकर नहीं हो, तुम कर सकती हो तो वीडियोस बना लो आके। मैंने वो भी किया है। उसके बाद जाके कई फोटोज वीडियोज हुई तो हल्का फुल्का, जैसे एंकर आयुषी उस दिन आई थी, उसने फर्स्ट टाइम मुझे काम दिया। बिपिन सर हैं जिन्होंने मेरी प्रोफाइल कभी नहीं देखी, उन्होंने सिर्फ जैसे आप मेरे सर पे हाथ रख देते हो ना कि बहन हो, वैसे ही उन्होंने भी मुझे कहा कि नहीं तुम बेटा करो। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ और अब माशाल्लाह मुझे लगता है कि इंस्टाग्राम से मुझे इतना काम आता है जितना मैं बता ही नहीं सकती। इस सीज़न मैंने खुद के काम किए, मतलब मुझे किसी के थ्रू नहीं आया, डायरेक्ट लाइन से बहुत सारा काम आया। तो बस ऐसे ही, ये मैं अभी भी याद करके बहुत हंसती हूँ कि जो मेरा फर्स्ट इवेंट था उसको मैंने ऐसे झूठ बोला था। तो एंकरिंग के साथ आप अपने एम पोइट्री हाउस को कहाँ तक ले जाना चाहते हो? आपके एक ड्रीम प्रोजेक्ट हो कि हाँ नहीं मुझे एम पोइट्री हाउस को इस लेवल पे पहुँचाना है। मैं बता दूं कि लखनऊ शहर में बहुत सारे ओपन माइक हुए हैं, हमारे खुद के स्टूडियो में बहुत सारे ओपन माइक हर संडे होते हैं। इनके मोस्टली सबसे ज़्यादा शो लखनऊ में अगर हुए हैं तो मेरे ख्याल से मेरी छोटी बहन अलीशा के शो सबसे ज़्यादा सिदार में हुए हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में एम पोइट्री हाउस को आप कहाँ देखना चाहते हो? बस वहाँ देखना चाहती हूँ जहाँ पे एक होता है ना, जो भी बच्चा वहाँ पे परफॉर्म करे वो हर एक बंदा सक्सेस हो जाए, बस इतना चाहिए मुझे। कि ये भले प्लेटफॉर्म का मुझे नहीं मतलब है कि वो कहाँ तक जा रहा है, लेकिन इसमें परफॉर्म करने वाला हर एक बंदा मुझे वहाँ चाहिए जहाँ पे सपना देखता है। जैसे मैंने वो सपना देखा था, जो मुझे अभी भी याद है, मैं वहाँ पे खड़ी थी, आप यहाँ पे खड़े, तो वो एक आई कांटेक्ट कि नहीं नहीं अच्छा जाएगा इवेंट, तो वो उस टाइम से लेके अभी तक मेरे मन में है। अभी भी मैं जब इवेंट में जाती हूँ तो एक कहीं ना कहीं रहता है, पता नहीं कैसा परफॉर्म करेंगे। तो मुझे चाहिए एम पोइट्री हाउस में जितने बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं उन सबकी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आ जाए जो वो कमाएं इस चीज़ से, अपनी पोइट्री से कमाएं, अपनी सिंगिंग से, अपनी मतलब बेसिकली अपनी कला से उस कमाएं, मुझे इतना आपकी चाहिए। इस बात ने मुझे वो दिन याद दिला दिया जब आपका पहला शो था। मैं इधर खड़ा हुआ था, मैं सबसे पीछे की तरफ बहुत नर्वस से खड़े हुए थे। एक छोटी सी लड़की, बिखरे बाल, आंखों में चश्मा लगाई हुई थी आप शायद, और कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि क्या होना है, पर आपके पास भीड़ इतनी थी आपके लिए उस दिन। ये आपका प्यार है
और जो लोगों के लिए आप करना चाहते हो वो करने की कोशिश करते हो, ये आप ही का प्यार है जो आपके लिए आपके पहले शो से लेकर आज तक जो भीड़ है बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हो रही। और भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, हम सब का प्यार आपके साथ बना रहेगा और आपकी भीड़ इसी तरह बढ़ती रहे। वो जो दिन था जो एक डरी हुई लड़की थी और आज जो हमारे सामने मिस अलीशा मिराज खान बैठी हुई है, मैं सिर्फ इतना कहूँगा पैसा बदल देता है। अच्छा। पहले में सोने की चेन बनता ये है। पापा ने, ये अभी भी मैं कहूँगी मेरे पापा ने दिया था जब मैं 91% लेके आई थी, तो ये पापा की देन है। इस शो को आगे बढ़ाने से पहले एक अच्छी सी शेर आपके मुंह से हम लोग सुनना चाहेंगे। कुछ अच्छी ऑडियंस को अगर आप बताना चाहें, जो ऑडियंस को आप कुछ कहना चाहें अपनी तरफ से। एक्चुअली मेरा जो, मैं कह सकती हूँ कि सबसे ज़्यादा वीडियोस पे जो व्यूज़ आते हैं वो हमेशा से कहते हैं लड़कियाँ पापा से ज़्यादा कनेक्टेड है, तो मैंने वही पापा के लिए लिखा था कि एक बाप जो खुद के लिए नहीं खरीदता एक स्वेटर, बच्चों के लिए पूरी दुकान बना देता है। गुजर हो जाती है उसकी बंद कमरे में, बेटे की खुशी के लिए आलीशान मकान बना देता है। और ये इसके आगे वाली लाइन बिल्कुल परफेक्ट है कि खुद भी जीता था आज़ाद, कभी झुका नहीं, बेटी की जिद पे वो खुद को झुका देता है, और मुसीबतें मेरे सर तक आ ही नहीं पाती, वो उनसे खुद ही लौटा देता है। क्या जन्नत क्या मांगे अलीशा खुदा से, वो बाप है दुनिया को जन्नत बना देता है। जोरदार तालियां और बहुत बहुत स्वागत है अलीशा Thank जी, you. आप इस शो में हमारे साथ आई, इस शो में जुड़ी, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले भविष्य में आपका सफर इतनी ही खूबसूरती के साथ आगे बढ़ता रहेगा। आप दिन पर दिन तरक्की करें और हमारे ऑडियंस को ऐसे ही अपने शेरों शायरियों से उनका दिल बहलाते रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।